हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, गुड होंगे, वेल होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है उसमें 10 क्वेश्चन बाकी था। 70 क्वेश्चन का ज्योग्राफी एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें से 10 क्वेश्चन बाकी था। आज हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन जो बाकी रह गया था, और ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, इसमें 21 नंबर से लिखा हुआ है, उसके लिए टेंशन नहीं करना है। एक सीरीज में ज्योग्राफी का टोटल 70 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरह करके ज्योग्राफी के सारे सेक्शन को खत्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ये कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। ऑप्शन ए में है समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कह रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, कारखाना का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास में होता है। मतलब कोई इसका मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है, पर्सनल पर्सनल होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन सब बातों को ध्यान रखना है। अधिकतम लाभ कमाना होता है, ठीक है। इसका उदाहरण कौन से देश में देखने को मिलता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में देखने को मिलता है। ये भी बात ध्यान में रखना है। देखिए, अन्य विकल्प अगर कहें तो गलत क्यों है, ठीक है। मतलब दूसरा ऑप्शन और सब ऑप्शन, ये जैसे ए हो गया, सी हो गया, ये गलत क्यों है? इसमें आपको बताया गया है कि समाजवादी में स्वामित्व सरकार के पास होता है। समाजवादी में स्वामित्व किसकी होता है, किसके पास होता है? यानी मालिक कौन होता है? सरकार होता है। मिश्रित में निजी व सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित में निजी भी होता है और सार्वजनिक भी होता है, इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियाँ मूल्य निर्धारण करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मांग एवं पूर्ति होता है, उसका निर्धारण कौन करता है? यानी मूल्य निर्धारण करती है बाजार करती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया? तो 22 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? यानी अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है जल प्रदूषण, बी में है वायु प्रदूषण, सी में है ध्वनि प्रदूषण, डी में है भू प्रदूषण। किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो इसमें सभी को मालूम होगा, आप लोग पढ़ा भी होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है, ठीक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण उद्योग, वाहन तथा जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वायुमंडल में छूटती है। यह वायु प्रदूषण का रूप है। वायु प्रदूषण के बारे में आप स्कूल में भी पढ़े होंगे, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वायु प्रदूषण कोई नया चीज़ नहीं है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसमें बताया है जीवाश्म ईंधन के जलने से, ठीक है। कोई भी अगर जीवाश्म ईंधन जल रहा है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, जिससे वायुमंडल में जाता है और वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। जब ये गैस जल H2O से क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, और ये जो जाता है कहाँ? वायुमंडल में जाता है। जब ये जल से क्रिया करता है तो क्या क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला याद रखना H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला याद रखना HNO3 होता है, ठीक है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। इससे मृदा भी प्रभावित होता है, ऐतिहासिक इमारतें प्रभावित होता है, जैसे हमारे कंट्री में हो गया कौन? ताजमहल हो गया। और जल निकाय प्रभावित होता है, जल निकाय भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा माना जाता है। अम्ल वर्षा कब माना जाता है? अगर ऑप्शन में दे दे कि पीएच मान कितना होने पर अम्ल वर्षा माना जाता है, तो 5.6 अगर पीएच मान से कम हो जाएगा तो उसको अम्ल वर्षा माना जाता है, ठीक है। हवा में धुएं की SO2 NO2 बारिश के साथ घुलना तेजाबी बारिश बोलते हैं, उसको अम्ल वर्षा को तेजाबी बारिश भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है?
प्रादेशिक नियोजन है उसका विशिष्ट लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है विभिन्न सेक्टरों का विकास, बी में परिवहन जल तंत्र में भिन्नता है, सी में क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, डी में है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो इसमें से कौन सही है? 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सही है? 23 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपागम विशिष्ट लक्षण है। ठीक, हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लानेशन में क्या लिखा है। प्रादेशिक नियोजन के बारे में आपको बताया है यहाँ पे। क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, प्रादेशिक नियोजन फर्स्ट बार कह रहा है, नियोजन का वह उपागम जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के संसाधनों, विषमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र को संतुलित विकास योजनाएं बनाता है। ठीक है, यह क्षेत्रीय विषमताओं को कम करके उद्देश्य से लागू किया जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सेक्टर नियोजन और प्रादेशिक नियोजन में मुख्य अंतर क्षेत्र की विशिष्टता का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में है कौन वायुजन्य नहीं है, यानी हवा से कौन सी बीमारी नहीं फैलता है। 24 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है। ऑप्शन एक में है श्वसन संक्रमण हो गया, नेत्र श्लेष्म शोथ हो गया, अतिसार हो गया, श्वासनली शोथ हो गया। थोड़ा वर्ड इसमें डिफिकल्ट दिया हुआ है लेकिन समझना है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? अतिसार हो जाएगा। ये जो है हवा से नहीं होता है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लानेशन कि अतिसार के बारे में बताया है यहाँ पर। अतिसार एक जलजन्य रोग है, यानी जल से होने वाली बीमारी है। अतिसार वाटर बर्न डिजीज है जो दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से होता है। ठीक है, अगर आप संतुलित भोजन नहीं खाते हैं, संतुलित पानी नहीं पीते हैं, तो आपको क्या हो जाता है? अतिसार होने की संभावना रहता है। वायुजन्य रोग कौन कौन सा है? बाकी सब ऑप्शन में है। जो वायुजन्य रोग है, वायु प्रदूषण और हवा में फैले सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण वायुजन्य रोग होता है। ठीक है, हैजा, अतिसार हो गया, यहाँ पे जो लिखा है हैजा हो गया, अतिसार हो गया, अंतर्ज्वार हो गया तथा पीलिया हो गया, जल प्रदूषण का मुख्य उदाहरण है। ये सब बीमारी के नाम याद रखना, ये जल प्रदूषण के कारण ही होता है। ठीक, चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? पारादीप पतन जो है किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? इसका ऑप्शन हो गया गंगा हो गया, बी में हो गया महानदी हो गया, सी में कावेरी हो गया और डी में कृष्णा हो गया। इसका राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया महानदी होगा। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? याद रखना, तो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सप्लेनेशन में इसका क्या लिखा है। ठीक है, महानदी के पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पर स्थित एक गहरा प्राकृतिक और समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में महानदी कहाँ बहता है? उड़ीसा राज्य में बहता है, ये याद रखना। ठीक है, यह बंदरगाह मुख्य रूप से कटक और कुद्रेमुख से लौह अयस्क का जापान और अन्य देशों में निर्यात करने के लिए जाना जाता है। पिछले सेशन में हम लोग क्लियर किए थे, जो छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि लौह निर्यात यहाँ से होता है, कहाँ? जापान में निर्यात होता है लोहा यहाँ से, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, तो माइंड में वो सब चीज़ रखना जरूरी है। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन है। पूछेगा पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताओ, तो पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन है? यहाँ पे कोलकाता पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया और तूतीकोरिन हो गया। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है उड़ीसा की महान नदी पारादीप बंदरगाह, इस ट्रिक से आपको समझाया गया है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तूतीकोरिन पतन अवस्थित है। तूतीकोरिन पतन हम लोग पढ़ लिए हैं 26 नंबर में। अच्छा, तूतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तूतीकोरिन पतन भारत के तमिलनाडु राज्य के मन्नार की खाड़ी में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृत्रिम एवं गहरा समुद्री बंदरगाह। कृत्रिम मतलब क्या हुआ? आदमी के बनाया हुआ होता है, प्राकृतिक मतलब नेचर का बनाया हुआ होता है। ठीक है, यह बंदरगाह तमिलनाडु के सुदूर दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित है और श्रीलंका, मालदीव तथा कोयला, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पे आपको लिखा है कोयला हो गया, उर्वरक हो गया, केमिकल्स हो गया और पेट्रोकेमिकल्स के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तमिलनाडु में भारत के 3 बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन है? चेन्नई, एनोर और तूतीकोरिन। ये तमिलनाडु के 3 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन की पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। एक बार रेल मंडल, अच्छा ये भी करा देंगे, मुख्यालय भी करा देंगे और पीछे जो बोले वो भी कराया जाएगा। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 में हाजीपुर, बी में जबलपुर, सी में गोरखपुर और डी में क्या है, इलाहाबाद है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है हाजीपुर में है, ठीक है। अब इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या थोड़ा पढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर है। किस जिले में है, वैशाली जिला में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना यहाँ पर बताया गया है कि 8 सितंबर 1996 को हुई थी। 1 अक्टूबर 2002 से काम करना शुरू कर दिया था, इसको भी ध्यान में रखना है। अन्य मुख्यालय जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, गोरखपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, इलाहाबाद प्रयागराज का मुख्यालय है, ठीक है। बिहार स्पेशल, बिहार में स्थित एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय बिहार में कहाँ है, हाजीपुर है, जो पूर्व मध्य रेलवे है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, आईटीडीपी क्या है। तो आईटीडीपी इसमें क्या है, पहचानना है। समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम है, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम है, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, ठीक है। इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। विस्तृत व्याख्या में क्या है, आईटीडीपी का फुल फॉर्म इसमें बताया गया है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1970 के दशक में, यहाँ पे लिखा है 1970 के दशक 5वीं पंचवर्षीय योजना। पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए शुरू किया गया था। पूछ देगा क्वेश्चन में ये भी कि किस लिए शुरू किया गया, तो सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। एनसीईआरटी, भरमौर जनजाति क्षेत्र में गद्दी जनजाति के विकास हेतु आईटीडीपी लागू किया गया था। किस जनजाति के विकास के लिए, भरमौर जनजाति की, गद्दी जनजाति के विकास के लिए आईटीडीपी लागू किया गया था। इसमें से कोई भी वर्ड दे करके क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए इस सब चीज़ को ध्यान से सुनना है, ठीक है, और माइंड में रखना है। अगर क्लियर ना हो तो 2-3 बार सुनो, ताकि इसमें से सारी चीज़ें आपको माइंड में रहे और एग्जाम में जाकर वहाँ पे ये काम करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। गैरिसन नगर का संबंध किससे है। गैरिसन नगर, गैरिसन टाउन, छावनी सेना, व्यापार, शिक्षा, खनन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, छावनी सेना। गैरिसन नगर का संबंध किससे संबंधित है, छावनी सेना से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं कि मिलिट्री कैंट क्या है। गैरिसन नगर, छावनी नगर, ये वे नगर है जो मुख्य रूप से सैन्य छावनी, सुरक्षा बलों के आवास, प्रशिक्षण तथा रक्षा गतिविधियों के लिए स्थापित किया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें से बट एक बार पढ़ लेना, कहीं 2-3 नंबर का पूछ दे तो उसमें काम आ जाएगा। जैसे प्रमुख उदाहरण कौन है, अम्बाला है, जलंधर हो गया, मऊ, बबीना, उधमपुर, मेरठ, दानापुर इत्यादि। क्या लिखा है, प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर नगरों को औद्योगिक, खनन, प्रशासनिक व गैरसिन नगरों में बांटा जाता है, इन नगरों में बांटा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिख रहे क्या बोल रहा है कि स्वेज नहर किसको आपस में जोड़ती है। पिछले हम लोग पढ़े हुए हैं, शायद पिछले क्लास में है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसकी। स्वेज नहर यह मिस्र में मानव स्थित एक मानव निर्मित समुद्री नहर है। कहाँ है, सबसे पहली बात तो ये कहाँ है, मिस्र में है, ठीक है, मिस्र में है। कौन बनाया है, आदमी बनाया है, जो उत्तर में भूमध्य सागर के, दक्षिण में लाल सागर से जोड़ती है। उत्तर में भूमध्य सागर के और दक्षिण में लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, ये सबसे जरूरी है, 1869 में, ठीक है। दो देशों के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, 7000 किलोमीटर कम कर दिया है। कब पूरा हुआ था इसका निर्माण, 1869 में। किसको किसको जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है।
पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन का सीरीज था। 10 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। इसके बाद में 2025 का क्वेश्चन के जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में वो चलाया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।